साथ ही रहिएगा। मारिया सुल्तान साहिबा, सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके भी वक्त के लिए। बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है बांग्लादेश में, जो एक्सपेक्टेड थी। आवाम का एहतजाज रंग लाया और बिलाखिर शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। भारत वो चली गई हैं। मजमूई तौर पर खित्ते की सूरत हाल के ऊपर क्या असरात इसके मुरतब होंगे और इटसेल्फ बांग्लादेश में क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है आपको मलिक साहब? देखिए कि हसीना वाजिद जिस तरीके से मुजालम ढा रही थी ना, उसका एक दिन अंजाम यही होना था जो वहाँ हुआ है। अभी रिसेंट उसकी मिस्टेक्स आप देखें कि वो लोग बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और वो उनको कह रही है दहशत गर्द है, इनको गोली मार दो, इनको ताकत से कुचल दो। तो फिर अल्टीमेटली यही होना था। फौज का जो स्टेटमेंट था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि फौज उनका स्टेटमेंट ऐसे ही जारी करेगी जो उसके आर्मी चीफ ने दिया है। उसने बोला कि फौज अवाम के साथ रहेगी। फौज अपने लोगों पे गोली चला दे तो फौज की तो जो एक मेन उसका ट्रस्ट लेवल होता है कि फौज जंगों में जाती है, ऑपरेशन करती है तो अवाम पीछे खड़ी होती है, वो टूट जाता है उस दिन जब वो फौज अपने लोगों के ऊपर ऑपरेशन करवाए। तो वो डुएबल ऑप्शन थी नहीं। तो जिस तरीके से उसको मैनेज करने के लिए हसीना ने पहले जमात इस्लामी के साथ जो कुछ किया, उनके रहनुमाओं को फांसी लगाई, अब पार्टी बैन की, अब तलबा बाहर आए हैं तो उसने उनको दहशतगर्द करार दे दिया। तो अल्टीमेट उसका फॉलो आउट यही होना था। तो एक बेसिक लेसन है जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को सीखना चाहिए कि लोगों के ऊपर आप इतने मजालम ढाएं जितने वो बर्दाश्त कर सकें। जब वो सड़कों पे आ जाएं फिर आपके पास गोली ऑप्शन नहीं रहती। वो अपनी जानें देने के लिए तैयार है। 300 बच्चे मार दिए आपने, तो वो क्या 300 मरने के बाद वो लोग घरों में चले गए? अब 4 लाख लोग कहते हैं अभी सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। तो बुनियादी जो एक लेसन यही है कि लोगों के साथ वो कुछ मत करें कि वो सड़कों पे आकर जलाओ घिराव करके आपको भागने पे मजबूर कर दें। अब जो अंजाम कार है हसीना का वो अच्छा नहीं है, लेकिन ये तहरीर इसने अपना जो एंड है इसका स्क्रिप्ट उसने खुद ही किया, अपने हाथों से किया। जो जो पॉलिसीज उसने रवा रखी थी उसका अंजाम यही होना था जो आखिरकार हुआ। तो हमें भी अपने पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी गौर करना चाहिए। वो कुछ नहीं करना चाहिए कि एक दिन लोग फिर वो जान की परवाह किए बगैर सड़कों पे आ जाए। एक लेसन है जो सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इससे सबक हासिल करके अपने मुल्कों के हालात बेहतर करें। हसीना उसमें नाकाम होगी। ठीक। नदीम मलिक साहब, इस हवाले से आप ये कैसे देखते हैं कि समझते हैं हम न्यू लीडरशिप के पास डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स न्यू पैदा होंगे, बिलखुसूस अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं, क्योंकि हसीना वाजिद का मुस्ताफ़ी हो जाना सिर्फ मुल्क पर ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते पर असरअंदाज होगा। हसीना वाजिद जो है बहुत ज्यादा वो भारत नवाज थी, या कोई इसमें दो राय थी नहीं। उन्होंने अब पहले दिन से अपनी जो सोच थी, अपनी फिक्र थी, अपनी पॉलिसीज का जो महवर था वो भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ था। उनकी अभी भी जो खबरें ये चल रही हैं, अभी पता नहीं कंफर्म हुई है कि नहीं, कि वो जहाँ से उन्होंने एग्जिट किया है, भागी है, जब वो मुजाहिरीन उस तरफ आए हैं तो वो एक हेलीकॉप्टर में इंडिया की तरफ चली गई। अगर यही सूरत हाल है तो आप उससे अंदाजा कर सकती हैं कि उनकी ऑरिजिन, उनकी रूट्स कहाँ से मिलती हैं। तो खित्ते के ऊपर असरअंदाज यकीनन होगा जब हसीना वाजिद के अलावा कोई भी और हुकूमत में वहाँ आता है। वो पाकिस्तान के साथ हमारा बांग्लादेशी हमारे भाई हैं। बहुत दुख है हमें कि 71 में जो कुछ हुआ, वहाँ जो कुछ फसादात के नतीजे में हुआ, उसका भी दुख है। पाकिस्तान से उसके अलहदा होने का भी बांग्लादेश का दुख है, लेकिन हमारे भाई हैं। अब वो एक आज़ाद मुल्क है। जो भी हुकूमत आएगी हमारे उसके साथ इंतहाई दोस्ताना और कुर्बत वाले मामलात होने चाहिए। मिल के इन दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। मुसलमान मुल्क है, किसी जमाने में तो सारे एक ही थे, भाई थे आपस में। अब अगर वो एक अलहदा मुल्क भी है तो हमें हर सूरत में उसकी जो भी मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, स्वार्थी सतह पर, अमन अमान के हवाले से, किसी भी रीजनल लेवल के ऊपर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो दोनों मुल्कों में हसीना वाजिद के दौर में कुछ फासले बढ़े हैं उनको कम से कम किया जा सके और दोनों मुल्क दोबारा वैसे ही एक दोस्ताना मरासम में जैसे सदा से कायम थे दोबारा एक दूसरे के करीब आ सके। जी अच्छा, नदीम साहब, इस वक्त अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिकल सूरत हाल की भी बात करें तो इसमें हमें कोई ऑपोजिशन बज़ाहिर नज़र नहीं आ पा रही थी। कोई सियासी जमात शेख हसीना वाजिद के सामने नहीं खड़ी हो पा रही थी और अवाम बामुकाबला वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद था। गो कि अवाम ने अपना पहला गोल तो अचीव कर लिया है। शेख हसीना वाजिद ने मुस्ताफ़ी हो गई हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन क्या समझते हैं आप कि कोई 9 के करीब उनके स्टूडेंट्स के मुतालबात थे और कोटा सिस्टम के हवाले से भी वो मुतालबात लिए सड़कों पर निकले थे। वो मुतालबात आप समझते हैं कि उनको एड्रेस किया जाएगा, उनका हल निकलेगा? यानी कि ये एहतजाज आप इसके बाद भी होता हुआ देख रहे हैं या फिर अब एहतजाज ख़त्म हो जाएगा? देखिए, एक तो उनकी जो बड़ी मद्दे मुकाबल वो खालिदा ज़िया थी, जिनको पिछले कई साल से उन्होंने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। और अभी भी हसीना वाजिद की ज्यादा जो इल्जाम तराशी है वो उनके बेटे के हवाले से है कि वो सारे ये जितने प्रोटेस्ट वगैरह हैं इनके पीछे उसका हाथ है। मालूम नहीं है, अपोजिशन पार्टीज को अगर मौका मिले तो उसको यकीनन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोबारा मैं कहूँगा कि इन
احتجاج کی، ان فسادات کی بنیاد حسینہ نے رکھی. وہ جو کوٹا سسٹم جس کے اوپر اتنا سخت رد عمل آ رہا تھا، وہ بیسیکلی تو آپ کچھ لوگوں کو پسندیدہ قرار دے کر باقی لوگوں کو ملک دشمن قرار دے رہے تھے نا، کہ ان کو تو جاب میں کوٹا ملے گا، باقیوں کو نہیں ملے گا. تو اس کے اوپر رد عمل تو آنا تھا، فطری عمل تھا، وہ رد عمل آیا ہے. تو اب جو بھی حکومت آئے گی تو وہ کوٹا سسٹم تو لازمی ختم کرے گی. فسادات بھی یقیناً اس میں ختم ہونے چاہیے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں خالدہ ضیاء یا ان کی جماعت اور جو باقی جماعتیں ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے، اور فوج کا کیا رول ہے. فوج کا کیا رول ہوگا ندیم صاحب؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب ابھی ملنا باقی ہے کہ جب آرمی چیف یہاں پر قوم سے خطاب کریں گے بنگلہ دیش کی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لاہ عمل دیتے ہیں. سابق وزیر خارجہ خورشید احمد قصوری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. خورشید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا سر، بنگلہ دیش میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو گئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں بنگلہ دیش میں حالات